નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, યુટ્યુબ ઉપર તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 9 હિન્દીમાં પાઠ 21 ક્રાંતિકારી શેખર કા બચપન વિશે અભ્યાસ કરીશું। તો તેમના લેખક છે સચ્ચિદાનંદ હીરાનંદ વાત્સ્યાયન। તેમનો જન્મ સન 1911 અને નિધન સન 1987 થયેલું હતું। હવે आधुनिक हिंदी काव्य धारा में नई कविता के प्रमुख कवि एवं बहुचर्चित उपन्यास के रूप में अज्ञेय जी का नाम एवं प्रदान उल्लेखनीय है। उसका जन्म है, सच्चिदानंद का जन्म 9 मार्च 1911 में कश्या के कुशीनगर में हुआ था। बचपन का 1911 और 1915 का समय लखनऊ में बीता था। बाद में कुछ समय के लिए श्रीनगर और जम्मू में रहे। उन्होंने लाहौर के एक कॉलेज में से बीएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए थे। क्रांतिकारी दल में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें कारागार में रहना पड़ा था। उन्होंने सैनिक और विशाल भारत का संपादन भी किया था। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय साहित्य और संस्कृति का अध्यापन के रूप में काम किया था। अज्ञेय जी विद्रोह के व्यक्ति रहे। विद्रोह ने उनके साहित्य के मूल चेतना का उसका उपन्यास शेखर जीवनी, प्रेमचंद, गोदान सबके महत्वपूर्ण उपन्यास माना गया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नदी के द्वीप और अपने अजनबी उपन्यास भी लिखे थे। कविता में प्रयोगवादी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते थे। आंगन के पार द्वार काव्य कृति के साहित्य के अकादमी पुरस्कृत किया गया था। किताबी में नाव में कितनी बार पुरस्कृत ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। भंगदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, अरि ओ करुणा, प्रभामय उसकी प्रमुख काव्य कृतियाँ थीं। ताड़ तक भी उसका संपादन किया गया था। क्रांतिकारी शेखर का बचपन है प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी भाग एक अंश है। उनके उपन्यास में 1940 में लिखा गया बचपन के लेखक कॉलेज के जीवन का जीवन चरित्र है। शेखर का जीवन दर्शन स्वतंत्रता की खोज लक्षित है, लील पर चलने वाले नहीं हैं। शेखर का बचपन क्रांतिकारी विचारों का अभिकृत था। वह ब्रिटिश शासन का जबरदस्त विरोधी और स्वदेशी चीज़ों का चाहक, अंग्रेजी के बजाय हिंदी का हिमायती बचपन ने उसके जीवन का कुछ अंश इस उपन्यास में संकलित किया गया है, એટલે કે बताया गया है कि क्रांतिकारी शेखर से सन 1940 में गांधी जी के देश के असहयोग आंदोलन का आरंभ शुरू किया था और स्वदेशी आंदोलन भी इसका एक हिस्सा था। इसके अंतर्गत सभी विदेशी वस्तुओं पर उसने परित्याग करना था। तो इस पाठ में नायक शेखर पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ा था। तो इस पाठ में उपस्थित प्रस्तुत किया गया है। तो पाठ का शुरुआत करते हैं। असहयोग की एक लहर आई और देश में बह गया। शेखर भी उसमें बहने की चेष्टा करने लगा और जब नहीं बह पाया तब हाथों से खेलकर अपने को बहने लगा था। कि असहयोग आंदोलन हुआ था तो उसमें देश में अपने वह बह गया था, क्योंकि असहयोग आंदोलन में उसने वहाँ बहने लगा था। तो शेखर उसमें बहने की चेष्टा करने लगे थे पर नहीं बह सके थे। उसने विदेशी कपड़े उतार रख दिए। जो 2-4 मोटे देसी कपड़े उसके पास थे वही पहनने लगा। बाहर घूमने मिलने का जाना उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि उतने देसी कपड़े उसके पास नहीं कि बाहर जा सके। प्रायः दोपहर को वहाँ ऊपर की एक खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता और बाहर देखा रहता था। कभी दूर से जब बहुत से कंठों के संवेद पुकार उस तक पहुँची थी कि लेखक है, उसने विदेशी कपड़े के वो त्याग कर दिया था और अपने स्वदेशी कपड़े पहनने लगा था। और वह बाहर घूमने फिरने भी नहीं जाते थे और कपड़े उसके पास ज़्यादा नहीं थे, इसलिए वह अपने घर पर ही बैठता था और दोपहर के समय वह अपने घर पे खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता था और बाहर आते जाते लोगों को देखता था। कभी दूर से जब बहुत से कंठों એટલે કે आवाज़ आई तब वह संवेद पुकार इस तक पहुंच गई थी कि खिड़की के पास खड़े होकर सामूहिक लोग बोल रहे थे, तो वहाँ जाकर वहाँ खड़े हो गए थे। तो उन लोगों की पुकार थी कि वो सामूहिक लोग आ रहे थे, खिड़की के पास खड़े रहे थे, तो वह लोग पुकार रहे थे कि बोल रहे थे।
गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। कि ऐसा बोल रहे थे, गांधी का मुंह काला और दुश्मन का मुंह हो काला, ऐसी पुकार उसको सुनाई दे रही थी अति प्रसिद्ध होकर, कि अति प्रसिद्ध होकर यह आवाज़ सुनने मिली थी। तब उसके प्रायः पुलंकित हो उठते और वह भी अपनी खिड़की से पुकार उठता था। और शेखर है वह भी खिड़की के पास खड़ा होकर ऊपर से वो भी ज़ोर ज़ोर से पुकारता था, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला, ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर बोल रहा था शेखर। इसके आगे वह जा नहीं सकता था, घर से अनुमति नहीं थी, लेकिन अनुमति का होना ही तो एक अंकुश था जो निरंतर उसे कोई मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया गया था। कि उसे घर पर मना कर दी थी कि बाहर नहीं जाने की आज्ञा नहीं थी, और वहाँ अनुमति के बगैर वह बाहर नहीं जाता था। निरंतर उसे कोई ढूंढने के लिए प्रेरित किया करता था, वो कुछ न कुछ ढूंढ रहा था। माँ के अतिरिक्त सब लोग बाहर गए हुए थे। माँ ऊपर कोठे पर बैठी हुई थी। शेखर के घर में सब कमरों में से विदेशी कपड़े बटोरे और नीचे एक खुली जगह पर ढेर लगा दिया। फिर लैंप लाकर उन पर मिट्टी का तेल उड़ेला, तेल का पीपा नौकरों के पास रहता था। वह जाने की हिम्मत नहीं हुई और आग लगा दी। कि उसके बाद है दोपहर का समय था और उसकी माँ है वह अपने कमरे में थे। शेखर घर के सब कमरों में विदेशी कपड़े ढूंढकर बाहर ले आया था खुले मैदान में, और फिर वहाँ वो लैंप है, दिया जलाने का लैंप है, वह मिट्टी का तेल, वह केरोसिन थे, उससे वह तेल डालकर सारे कपड़े उसने जला दिए थे। विदेशी कपड़े थे उसमें उसने आग लगा दी थी। आग एकदम भभक उठी। शेखर का आह्वान भी भभक उठा। वह आग के चारों ओर नाचने लगा और गोल खोलकर गाने लगा था। कि सारे कपड़े उसने आग में जला दिए थे और वह बहुत शेखर है आह्वान से भभक गया और उत्साह से वह आग लगा दी और चारों ओर उसे चक्कर लगाकर गला खोल खोल कर गाने लगा और बोलने लगा, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला, ऐसा जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहा था। कपड़ों को वह आग लगाकर चारों ओर उसे घूमकर फिर ऐसे चिल्लाता था, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह हो काला। थोड़ी ही देर में माँ आई और थोड़ी देर से शेखर के गाल में भी मानो विदेशी हो गए, जलने लगे, लेकिन ढेर राख हो गया था। कि थोड़ी देर हो गई और माँ उसके पास आई और थोड़ी देर में शेखर के गाल भी मानो विदेशी हो गए, उसे जलने लेकिन ढेर राख हो गया था और सारे कपड़े राख हो गया था। शेखर के मन में विदेशी मात्र के प्रति घृणा हो गई थी कि शेखर विदेशी लोगों के प्रति उसे नफरत हो गई थी। उसने देखा कि हमारी नस नस में विदेशी का प्रभुत्व ही नहीं आतंक भरा है, कि हमारे रगो रग में विदेशी का आतंक भरा हुआ है। उसे पुरानी बातें भी याद आई और नई भी, कि जो पुरानी बात है वो भी याद आई और अभी नई भी बात उसको याद आई। वह देखने लगा। उसे यह भी ध्यान हुआ कि पिता उसे घर में भाइयों से अंग्रेजी में बात करने को कहा करते थे, कि उसके पिताजी से वो अपने भाइयों को कहते कि घर में भी हमें इंग्लिश ही बोलने चाहिए, ऐसा उसके पिताजी कह रहे थे। यह भी कि वह शैशव में अंग्रेजी की बोलना जानता था पर हिंदी अभी सीख रहा था। कि जब वो बचपन में भी शैशव मतलब कि बचपन में भी वह अंग्रेजी ही बोलता था, अभी अभी ही हिंदी बोलना सीखा है। उसकी पहली आया ईसाई थी, कि उसकी पहली आया है वह ईसाई थी और अंग्रेजी ही बोलती थी, कि वह अंग्रेजी बोलती। आया એટલે કે बच्चों की जो देखभाल करती है, उसकी पहली आया थी वो ईसाई थी, वो अंग्रेजी बोलती थी। उसका पहला गुरु जिसके साथ उसे दिन भर बिताना होता था एक अमेरिकन मिशनरी था जो पढ़ाना चाहे कुछ नहीं। कि उसका एक पहला गुरु था जिसके साथ वह दिन भर बिताता था, सारा दिन उसके पास ही रहता था। एक अमेरिकन था, मिशनरी था, जो पढ़ाता चाहे कुछ नहीं, कि वो जो पढ़ाता था वह चाहे कुछ नहीं था। दिन भर अंग्रेजी की शिक्षा तो देता था। शेखर ने देखा कि यदि मातृभाषा वह है जो हम सब में पहले सीखते थे, कि हमारी दिन भर अंग्रेजी बातें शिक्षा देता था। शेखर देखा कि हमारी मातृभाषा भी तो जो है वह हमें सबसे पहले सीखनी चाहिए।
तब तो अंग्रेजी उसकी मातृभाषा है और विदेशी ही उसकी माँ, कि वो अंग्रेजी उसकी मातृभाषा है और विदेशी उसकी माँ है। उसने आत्माभिमान को बहुत से सख्त धक्का लगा, जिससे वह दृढ़ समझा हो। उसे विदेशियों को माँ कहने के बाध्य हुए। उसने उसी दिन वह बड़ी लगन से हिंदी पढ़ना आरंभ किया और चेष्टा से अपनी बातचीत में भी अंग्रेजी शब्द निकालने लगा। अपने आदतों में वह विदेशी अभ्यासों को भी दूर करने लगा था। वो हिंदी भाषा बोलने लगा और जो अंग्रेजी वर्ड थे, अंग्रेजी शब्द थे, वो अपने भाषा से निकालने लगा और हिंदी की भाषा वो बोलता रहता था। कि वो शेखर मन में अंग्रेजी भाषा के प्रति नफरत हो गई थी। अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ाता था। उसकी पहली आया थी, वो ईसाई थी। तो पहला गुरु दिन भर अंग्रेजी शिक्षा दिया करता था। घर में भी लोग अंग्रेजी बोलते थे। उसके पिता चाहते थे कि घर के भाइयों भी अंग्रेजी में ही बातें किया करें, पर शेखर को पसंद नहीं था। वह विदेशी भाषा उसकी मातृभाषा बन गया है। उसे पूरी लगन से हिंदी पढ़ना शुरू कर दिया था। शेखर को किसी भी तरह राष्ट्रभक्ति और गांधी जी की प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी थी। और हमें क्या है कि और अपने हिंदी भाषा ज्ञान को प्रमाणित करने के लिए और गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा जिस व्यक्त करने का कोई साधन उसे प्राप्त नहीं था। प्रकट करने के लिए उसे एक राष्ट्रीय नाटक लिखना आरंभ किया था कि वो अपनी हिंदी भाषा प्रकट करनी थी। उसके लिए उसने राष्ट्रीय नाटक शुरू किया था। जीवन में देखे हुए एकमात्र खेल की स्मृति अभी ताज़ी थी, इसीलिए वह लेखक ने विदेशी कठिनाइयों नहीं हुई थी। प्रस्तावना में ज्यों की त्यों हथियाली, केवल कहीं कहीं कुछ मामूली परिवर्तन करना पड़ा। उसके बाद नाटक शुरू हुआ। एक स्वाधीन लोकतंत्र भारत का विराट स्वप्न, जिसे राष्ट्रीय पिता गांधी है और सिद्धि के लिए साधन अनवरत कताई और बुनाई, विदेशी माल और मनुष्य के परित्याग के प्रति अवसर पर दूसरा गाल आगे कर देता। सत्य हरिश्चंद्र का इंद्रलोक आरंभ के हटकर अंत में आ गया था। अपने ऊपर शेखर के प्रतिभा द्वारा सूर्यास्त के सुनहरे टापू की छाप लेकर शेखर ने नाटक का अंतिम दृश्य था स्वाधीन और बाधाहीन भारत, एक स्थूल चाकर प्राप्त स्वप्न। के राष्ट्रीय नाटक लेखक ने है कि राष्ट्रीय नाटक लिखना शुरू किया था। शेखर को किसी तरह अपनी राष्ट्रीय भक्ति और गांधी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करनी थी। इसके लिए उसने राष्ट्रीय नाटक लिखना शुरू किया। बचपन में उसने सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक देखा था। उसी ढांचे पर उसका एक नाटक था। इसमें स्वाधीन लोकतंत्र का भारत दिखाया गया था, जिसमें राष्ट्रपति महात्मा गांधी थे और गांधी जी के प्रति सारी बातें, कताई, बुनाई, विदेशी भाषा के बहिष्कार आदि की भी दिखाई गई थी। नाटक की प्रतिलिपि लेकर लेखक ने उसे अपने पुस्तकों में भी बीच छिपाकर रखती थी। नाटक पूरा हो गया। शेखर ने सुंदर देसी स्याही से अपनी प्रतिलिपि तैयार की और अपने पुस्तकों के नीचे छिपा कर रख दिया था। पहले साहित्य प्रयत्न में गति उसे अभी याद आई, इसीलिए उसने अपना यह नाटक, यह अमूल्य रत्न किसी को नहीं दिखाया, सरस्वती को भी नहीं। और वह हर समय जब जहाँ वह जाता उसके मन में एक ध्वनि गूंजा करती है, शेखर हूँ, एक अपूर्व नाटक का लेखक चंद्रशेखर, और मेरे अकेले ही बिना किसी की सहायता से अपने हाथों में उसका निर्माण किया। स्वाधीन बाधाहीन भारत के उसे चित्रों ने मैंने लिखा था। शेखर के पिता दिन के दौर पर जा रहे थे और शेखर साथ था। बांकीपुर स्टेशन के सामान रखकर पिता और पुत्र विदेशी रूप में बाहर टहल रहे थे। शेखर को कुछ आगे पीछे पिता पीछे पास में एक लड़का आया और शेखर की ओर उन्मुख होकर अंग्रेजी में बोला, तुम्हारा नाम क्या है? तो शेखर ने सिर से पैर तक उसे देखा। लड़का एक अच्छा सा सूट पहने था, सिर से अंग्रेजी टोपी, और उसके स्वर में अहंकार था। शायद वह अपने अंग्रेजी ज्ञान का परिचय देना चाहता था। शेखर ने प्रश्न पूछा और अपमानजनक लगा। उसने उत्तर नहीं दिया। कुछ इसीलिए भी वह नहीं दिया कि पीछे पिता थे और पिता की उन उपस्थिति में बातें करना यह झिझकता था। कि बांकीपुर स्टेशन पर की यह घटना है। शेखर के पिता शेखर के साथ थे। एक दिन दौरे पर कहीं जा रहे थे। वहाँ वेटिंग रूम में बाहर एक लड़का शेखर के पास आया
वह अच्छा सा सूट और टोपी पहनी हुई थी। उससे अंग्रेजी शेखर का नाम पूछा। शेखर चुप रहा। उस लड़के ने फिर अंग्रेजी में बात करनी चाही, पर शेखर ने घृणा से उसकी ओर देखा और कोई उत्तर नहीं दिया। उस लड़के ने समझा उसका सामना करने वाले कोई नहीं है। यह लड़का शायद अंग्रेजी जानता ही नहीं। उसने तनिक और रौब में कहा, माई नेम इज, डू यू गो टू स्कूल? मेरा नाम है, तुम स्कूल में पढ़ते हो? शेखर के पिता वहाँ न होते तो वह प्रश्न का उत्तर चाहे न देता, पर हिंदी में कुछ उत्तर अवश्य देता। उसे मन में यह संदेह उठ भी रहा था। फिर वह उसका शायद कोई पाठ ही दोहरा रहा था। अंग्रेजी उतना जानता नहीं, पर उसने घृणा से उत्तर लड़के की ओर देखा और कोई उत्तर कोई नहीं दिया था। पिता की क्रुद्ध स्वर में कहा, शायद उसने कहने जो जताने के लिए यह मेरा लड़का अंग्रेजी जानता है। जवाब क्यों नहीं दिया? शेखर और भी चिढ़ गया और वह भी चुप हो गया। वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। पिता ने कहा, इधर आओ। शेखर उसने पीछे पीछे वेटिंग रूम में गया और पिता ने उसका कान पकड़कर पूछा, जवाब क्यों नहीं दिया? मुंह टूट गया है? तभी ट्रेन आ गई और शेखर कुछ उत्तर देने से या उत्तर न देने की कोई गुस्ताखी करने से बच गया। दूसरे दिन घर पर पिता ने माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने तो बोल नहीं सकता। शेखर ने सुन लिया कि जब पिता का क्रोधित हुआ कि शेखर की चुप्पी उसके पिता को बुरी लगी थी। उन्होंने क्रुद्ध स्वर में अंग्रेजी में कहा, जवाब क्यों नहीं देते? वह लड़का मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। वेटिंग रूम में आकर पिता से शेखर के जवाब न देने के कारण पूछा। तभी ट्रेन आ गई और शेखर जवाब देने से बच गया था। पिता का स्मारक એટલે કે दूसरे दिन पिता ने घर में माँ से कहा, हमारे लड़के सब बुद्धू है, किसी के सामने उसका बोल नहीं निकलता है। शेखर ने सुन लिया था। तो यह पाठ है वह स्वदेशी आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये पाठ है शेखर एक जीवनी उपन्यास के पहला भाग से लिया गया है। बाय मित्रों।